हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए देखिए, परसेंटेज की आपको 3 क्लासें मैंने पढ़ा दी हैं। चौथी क्लास आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होगी, सभी के सभी। यदि आप चाहते हैं अपना अर्थमेटिक अच्छा करना तो आपको परसेंटेज सीखना ही पड़ेगा। आप 3 क्लास जो आपको कराई है, आप उनका नोट्स बनाइए अच्छे से। और यकीन मानिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, कोई सी भी परीक्षा आपको देनी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड मान लीजिए, तो आपको परसेंटेज से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, बिल्कुल। और ऐसे क्वेश्चन आपको सेम ही फंसने वाले हैं। तो आप सभी, उम्मीद है कि आपको दो तीनों क्लास पसंद आई होगी। चलिए, आज डे हमारा, आज हमारी चौथी क्लास है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा मैं पहले, आपको समझना है। देखिए, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप परीक्षा के अंदर जाते हैं, परीक्षा के अंदर कि मान लीजिए आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी है, इंटर की दी है, या बीए की दी है, जो भी मान लीजिए। तो आपसे बोलता है कि भाई, एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, एक सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, एक आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। बोल दिया कि हिंदी में 40% बच्चे पास हैं। और बोल दिया कि भाई, मैथ में 70% पास हैं विद्यार्थी। कितने परसेंट पास हैं? 70%। ये भी पास हैं, ये भी पास है इधर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपने इसको ही समझ लिया तो क्वेश्चन उड़ जाएंगे भाई, और आपने नहीं समझा तो फिर दिक्कत ही रहेगी। मैंने कहा हिंदी में 40% विद्यार्थी पास हैं, और मैथ में कितने हैं? 70%। और ये बोल दिया कि दोनों विषयों में मिलाकर 25% विद्यार्थी पास हैं। कितने हैं? 25% पास हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कुल पास प्रतिशत बताइए, कितने विद्यार्थी पास हुए। तो आप बताएंगे, देखिए 25 कॉमन है। एक तो तरीका यह है कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों विषय में 25 है तो आप दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 110। और माइनस के क्या करना होगा? 25। आप बताएंगे सर कितना बचता है? आप बताएंगे सर 5, और 10 में से आप बताएंगे 85। तो कुल पास कितने हैं आप बताएंगे? हमारे पास कुल पास विद्यार्थी कितने हैं, पास प्रतिशत कितने हैं आप बताएंगे? 85। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है भाई? 100%। यदि पास आपके पास 85 हैं तो फेल कितने रहे होंगे? आप बताएंगे सर हमारे पास फेल रहे होंगे 15%। बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है सब? चलिए देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पास और फेल दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा पहले, और उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे करने। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65 हिंदी बोल सकते हैं। ये अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तब समूह का कौन सा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो आप आंसर करें, जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर होगा। तो आप बताएंगे कि सर, देखिए करना क्या है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। ये आपका, ठीक है, यहाँ तक ओके है? देखिए, उसने बोला 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश। 70% इंग्लिश है भाई, 65% क्या है आपके? हिंदी है। ठीक है, चलिए, उसने बोला है अगर 27% दोनों छात्रों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, तो बोलने वाले कितने रहे होंगे? आप बताएंगे सर कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। यदि ये बोलने वाले हैं, बोलने वाले कितने हैं यहाँ? 70%। तो ये कितने हैं?
65%। और दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले कितने बचे हैं? आप बताएंगे सर 100 में से घटा दीजिए, आप बताएंगे सर 73। कितने होंगे? यही तो है। तो इसने यह पूछा है तब समूह का कौन सा हिस्सा दोनों भाषाएं बोल सकता है, तो आप इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 73 आप बताएंगे सर 73 में से 70 गए 3 और 3 इसमें से घटा दीजिए, आप बताएंगे कितने परसेंट होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा आपका? आपको इन दोनों को जोड़ना है। मान लीजिए मेरे भाई मैंने एकदम से देखिए, मैंने 73 में से 70 घटा दिया, कितने बचे? 3। 3 कॉमन बचे, 3 65 में से घटा दिया, कितने बचे? 62। तो आपका क्या होगा? 62 आंसर। यदि आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसे ही देखिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 70 प्लस के 65, आप बताएंगे सर 5, 135 माइनस कितने करने हैं? 73, आप बताएंगे सर कितना है? 2। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट घटा सकें। कोशिश क्या करनी है भाई? चलिए बताइए आप इसका आंसर। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए हों, फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए आप क्या आंसर करेंगे। तो आप बताएंगे सर बड़ा ही आसान है, आपने अभी तो सिखाया है मेरे भाई। देखिए आप बताएंगे सर, देखिए कि 80% यहाँ अंग्रेजी में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं, और उसने बोला 85% किस में है? आप बताएंगे सर मैथ में है, पास हैं। और 73% दोनों विषयों में पास हुए। देखिए ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। तो आप बताएंगे सर दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। एक तो तरीका यह है, नहीं तो आप ऐसा करिए सर 80 में से 73 गए, कितने बचे? 7। 7 इसमें जोड़ दीजिए, 85 और 7 कितने होते हैं? 92। तो आप बताएंगे सर 92% पास हैं। कितने पास हैं? तो कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो फेल कितने रहे होंगे? आपका आंसर देखिए, उसने कहा दोनों विषयों में। कितने विषय में? दोनों में क्या कॉमन है? सर्किल क्या कॉमन है भाई? आप दोबारा से देख लीजिए, आप बड़े ध्यान से देखिए। देखिए एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, आप बताएंगे सर इंग्लिश में कितने हैं? आप बताएंगे इंग्लिश में है 80%। आप बताएंगे सर मैथ में कितने हैं? आप बताएंगे 85%। क्लियर है? दोनों विषयों में, दोनों विषयों का मतलब दोनों को जो काट रहा है वही तो दोनों विषय होंगे। दोनों विषय में कितने हैं भाई? आप बताएंगे 73% उम्मीदवार पास हुए। ये भी पास है आपके, देखिए ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, दोनों के दोनों उत्तीर्ण है। ये भी पास है, ये भी पास है, और यहाँ भी क्या दिया है? पास। तो कंडीशन क्या होगी? जब भी आप सर्किल बनाएंगे एक तरह की कंडीशन बनाएंगे, या तो पास पास बनाइए या बनाइए फेल फेल, या तो पास पास बनाइए या फेल फेल बनाइए। तो आप बताएंगे सर ये भी पास है, ये भी पास है, और तो सर ये भी क्या होंगे? ये भी पास होंगे। क्लियर है? यहां तक बताइए जल्दी से, क्लियर है या नहीं? तो आप बताएंगे सर ओके है। तो आप बताएंगे देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो आप बताएंगे सर दोनों को जोड़ के 73 घटाना होगा। तो आप बताएंगे कितना आएगा सर? 92% क्या है आपके पास। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? 100% होगी। जब 92 पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे? उसने पूछा दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए। तो आप बताएंगे सर 92 पास हैं तो फेल कितने होंगे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, कुछ समझ में आया? देखिए मैंने इन दोनों को जोड़ा और इसको घटा दिया कॉमन को। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करनी है भाई सभी को, कि आप 80 में से 73 गए, आप कितने बचे? 7, और 7 इसमें जोड़ दीजिए, 85 में कितना आएगा? 92। ओके है? चलिए चलिए आप इसका आंसर बताइए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके पूछे गए। बताइए आप क्या आंसर होगा। आप बताएंगे एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थी कितने थे, ये बताना आपको। तो बस आपको यही करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्किल बनाना है।
ठीक है, चलिए देखिए, आप बताएंगे, देखिए बड़े ध्यान से दिख रहा होगा आपको। आप बताएंगे सर 70% आपके 70% पास हैं, बिल्कुल सर, और 80% इधर पास हैं। गौरव जी बताइए जल्दी से, क्लियर है ना? आप बताएंगे ये मैथ में है और ये आपके इंग्लिश में है, पास है। तो उसने कहा कि 10% दोनों विषयों में फेल हैं। 10% क्या है? दोनों विषयों में फेल है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट हो? 100। जब 10% फेल है तो पास कितने रहे होंगे? आप बताएंगे सर 90% पास होंगे। कितने होंगे? तो आप बीच में क्या रखेंगे? आप इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए। एक तो ये 170 में से आप बताएंगे सर, आप ऐसे भी घटा सकते हैं सर, 90 60 बचते हैं। तो आप बताएंगे सर 60% क्या है? पास है। कितने पास हैं? आप बताएंगे सर 60% पास हैं। पास की संख्या कितनी है? 60%। तो ये देखिए उसने दिया क्या है? कितने हैं? क्या लिखा है? पास, उत्तीर्ण लिखा है। हमारे पास जब 60% पास हैं तो आप बताएंगे सर 60% का मान कितना है? आप बताएंगे 144। ठीक है, आप बताएंगे सर 6 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। 10% का मान कितना है? 24। तो कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? तो 100% का मान कितना होगा? आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर है? क्या ग्राफ समझ में आया? वेन डायग्राम, आपको वेन डायग्राम बनाइए और आंसर को उड़ा दीजिए। चलिए पढ़िए आप इसको, देखिए। एक परीक्षा में 53% अभ्यर्थी विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। दोनों विषयों में 40% फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, आपको जल्दी से आंसर करना है मेरे भाई। आप बताएंगे सर 53 विज्ञान में और 48 असफल। आप बताएंगे सर 53% फेल है ये भी। आप बताएंगे सर 48% फेल हैं। ओके, और कितने फेल हैं भाई दोनों में? 40%। देखिए ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है दोनों में। क्या बताया आपको? इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप बताएंगे सर 48 में 40 गए। आप बताएंगे सर 8 8 और 53 कितने होंगे? आप बताएंगे सर कितने होते हैं? 61। तो आप बताएंगे सर फेल कितने हैं? आप बताएंगे सर फेल है हमारे पास 61%। कितने हैं? कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100% होगी या नहीं होगी? जब आपके पास 61% फेल है तो पास कितने रहे होंगे? आप बताएंगे कि सर इसको 100 में से घटा दीजिए। आप बताएंगे सर कितने होंगे? आपके पास होंगे पास 39%। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके है मेरे भाई? क्लियर है या नहीं? सब क्लियर, समझ में आया नहीं? आप जल्दी से बताइए पीछे से। ओके है, चलिए चलिए मेरे भाई सावन, इसका आंसर दीजिए फिर क्या होगा। एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 56% गणित में असफल रहे। दोनों विषयों में 32% फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ये बताना है आपको। आप जल्दी से आंसर करें। चलिए देखिए मेरे भाई, आप बताएंगे कि सर बड़ा आसान है। आप बताएंगे सर 48% पास हैं, 48% क्या है? आप बताएंगे सर पास हैं। सर ये पास हैं, और आप बताएंगे 56% फेल हैं। जब फेल 56% है तो आप बताएंगे सर पास कितने रहे होंगे? 100 में से घटा दीजिए। आप बताएंगे सर 44%। ये भी पास रहे होंगे। भाई जब ये फेल है तो आप बताएंगे सर ये पास है तो ये भी तो पास होना चाहिए। और 32% क्या है? फेल है। तो आप बताएंगे सर जब 32% फेल है तो पास कितने रहे होंगे? आप बताएंगे कितने बताएंगे? आप बताएंगे 68% पास। ठीक है भाई, ये कितने फेल हैं? आप बताएंगे सर 32% फेल हैं। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। आप बताएंगे सर कितना आता है? आप बताएंगे कि सर
2, और आप बताएंगे 92, 92 में से 68 घटाइए, आप बताएंगे सर कितना बचता है। आप बताएंगे सर 4, और कितने बचे आपके पास 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, कुछ समझ में आया? चलिए, हरिओम बाबू, जल्दी से बताइए। चलिए, नेक्स्ट बताइए। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है, तथा 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है और मोबाइल दोनों है। यदि 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल फोन है, तो ज्ञात करें कि गांव में कुल कितने प्रतिशत, कितने परिवार हैं। ये पूछा है आपसे, बताइए, बता दीजिए। देखिए, आप बताएंगे कि एक गांव में 22% क्या है, परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। आप बताएंगे और मेरे भाई, और 18% के पास मोबाइल फोन है, तथा परिवार के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल फोन दोनों है। यदि 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही क्या है आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है। तो आप बताएंगे तो कितने बचे भाई, ये कितने हैं आपके 22%, ये कितने हैं आपके 18%। और जब 68% के पास कुछ नहीं है तो होने वालों के पास कितना है, तो 32% दोनों में कॉमन है। ओके, तो आप बताएंगे सर 32 में से 22 घटाइए, 10 बचते हैं, और 10 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 8% ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन और दोनों है। और यहाँ कितने हैं परिवार के पास, 1600, तो 8% का मान कितना है, तो आप बताएंगे 1% का मान कितना होगा, 1% का मान 200 होगा। और आप बताएंगे 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या है? क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 70% सामान्य जागरूकता में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। दोनों में उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में 6300 फेल हुए हों तो कुल विद्यार्थी कितने थे, ये बताना है। बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं कि सर इसमें करना ही कुछ नहीं है। आपने अभी बताया है कि सर देखिए, आप बताएंगे सर 73% है, 73% पास है। आप बताएंगे सर 70% क्या है, पास है। क्लियर है? 64% दोनों विषयों में पास हैं, तो 64% दोनों विषयों में पास हैं भाई। क्लियर है या नहीं है? तो आप इसको घटा दीजिए, आप बताएंगे 6, 6 इसमें जोड़ दीजिए, आप बताएंगे सर कितना है, आप बताएंगे 79% क्या है सर, पास हैं। जब 79% पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे, कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी, जब 79 पास हैं तो फेल कितने रहे होंगे, आप बताएंगे सर 21%। और 21% फेल हैं आपके पास, ठीक है। और 21% का मान कितना दिया है, तो आप बताएंगे सर 21% फेल हैं और 21% का ही मान 6300 दिया है, तो 21 दिया, तो मेरे भाई 1% का मान कितना है, 300, तो 100% का मान कितना होगा, आंसर बताइए जल्दी से। क्लियर है या नहीं है? ओके है? क्या कठिन क्वेश्चन है ये? बिल्कुल आसान है या नहीं? इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से बताइए, इसका आंसर दीजिए। 80 छात्रों की एक कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है तो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। बताइए।
बताइए, जल्दी से आंसर करिए। जो भी बच्चा इसका आंसर बताएगा जल्दी से बता दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। देखिए, आप बताएंगे सर, ध्यान से देखना है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपने अच्छे से क्वेश्चन बना लिए, सीख गए। ये वो क्वेश्चन है जब एग्जाम में आएगा तो बच्चे से छोड़ के आएंगे, तो आपने अच्छे से बनाना है और अच्छे से सीखना है। यकीन मानिए, यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन कराएगा एग्जाम के अंदर। समझे आप मेरी बात? नहीं तो जितने क्वेश्चन आपको कराए वो सभी बना लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए मोहित बाबू, समझिए आप। उसने कहा 45% क्या है? हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं। उसने कहा 40% क्या बोलते हैं भाई मेरे भाई? आप बताएंगे 40% इंग्लिश बोलते हैं। ओके है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। तो उसने कहा नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, यही तो कहा। तो आप बताएंगे सर ये बोलते हैं ये बोलते हैं, कोई चीज़ अपने आप में कितने % होती है? 100% होगी। तो ये कितने हो रहे हैं दोनों मिला के? 85। तो कितने बच्चे 100% होने में? है या नहीं? जल्दी से बताइए आप। क्लियर है? तो आप ये ध्यान से देखिए, उसने कहा तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 45। कितने कॉमन है इसमें? तो इसका मतलब केवल हिंदी बोलने वाले कितने बचे होंगे? कितने बचे होंगे? जल्दी से बताइए, केवल हिंदी बोलने वाले कितने बचे होंगे? आप बताएंगे सर 30% है। कितने हैं बताइए, है या नहीं है? ठीक है, तो आप बताएंगे सर 80 का 30% निकाल लीजिए। उसने पूछा कितने छात्र हैं? 80। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। परसेंटेज में पूछे तो आप बताएंगे 30, और संख्या में पूछे आप बताएंगे 30% कितना होगा? आप बताएंगे क्या आंसर होगा? तो उन्होंने कहा यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या बराबर है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो कोई वस्तु अपने आप में कितने % है? तो ये कितने? 45 और 40 कितने हो जाएंगे? 85। तो 100% होने में कितने की कमी है? आप बताएंगे सर 15। तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, और दोनों बोलने वालों की, ना बोलने वाली और बोलने वालों की संख्या क्या है? दोनों की समान है या नहीं? तो आप बताएंगे सर ये 15% है, तो 15% ना बोलने वाले भी हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका आंसर क्या है? जब ये टोटल 45% बोले हैं, 45 में कितना कॉमन है? हिंदी 15। तो इसका मतलब 45 में से 15 जाकर कितने बचेंगे? 30। तो 30% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं सिर्फ, और हिंदी बोलने वालों की संख्या पूछी, तो 80 का 30% कितना होगा? 8। आपका करेक्ट आंसर। बताइए, करिए। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में और 55% अंग्रेजी में पास हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है। उन छात्रों के मुकाबले क्या है? दुगनी है, जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए हैं तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। बताइए, यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन कराएगा भाई। क्या बताया? यही वो क्वेश्चन है जो आपका क्या कराएगा? सिलेक्शन। बड़े ध्यान से देख लीजिए, बड़े ध्यान से समझिए, 100% यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराएगा, बस बड़े ध्यान से। तो आप बताएंगे सर आपने अभी सिखाया है। आपका आंसर वेरी गुड उमंग सिंह, बहुत ही बेहतरीन आंसर। तो आप बताएंगे सर, देखिए अभी आपने सिखाया सर 40% यहाँ पे है, ठीक है सर, 55%
इधर है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100। ये कितने परसेंट है? आप बताएंगे सर 95। क्या है? 95। उसने बोला है कि यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले क्या है? एक पास है और एक क्या है? फेल है। और पता चला अगर पास x हैं तो फेल क्या होंगे? बताइए आप मुझे, जल्दी से बताइए, है या नहीं? ओके है। तो आप बताएंगे सर ये भी पास हैं आपके पास, और सर ये भी पास हैं। आप बताएंगे, यहां तक बताइए, क्लियर है? ठीक है। आप बताएंगे सर ये भी पास हैं। तो टोटल कितने हैं आप बताएंगे? 95। तो कितने परसेंट बचे दोनों विषयों में? कितने हैं? और असफल की छात्रों की संख्या इनसे क्या है? दुगनी है। तो आप बताएंगे कितने परसेंट होंगे फिर? आप बताएंगे सर 10% होंगे। क्या होंगे? यही तो बोला है उसने। तो आपको पता चल गया फेल कितने परसेंट है? 10%। और 10% का ही मान कितना दिया है? 16। तो कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? कितने परसेंट होगी? 100। और 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर? 10 से गुना कर दीजिए दोनों साइड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो थोड़ा सा। अच्छा, चलिए आप इसको पढ़िए ध्यान से। क्या कहा? एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं। 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। 18% कोई खेल नहीं खेलते, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है रेलवे के अंदर कि 3 डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया, और नहीं तो आज तक ना रेलवे में कभी पूछा गया, सिर्फ एक ही बार पूछा गया। कब? 2021। ना एसएससी के अंदर आज तक का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 3 डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया हो। 3 सर्किल, सिर्फ मात्र कौन सा एग्जाम है वो? रेलवे का। तो रेलवे से शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब शुरुआत लंबी होगी इसमें। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। ओके, इसको सीखना है भाई बड़े प्यार से, जैसे बताया जाएगा उसको सीख लीजिए और बड़े प्यार से आप इसको करने का प्रयास करें फिर उसके बाद। चलिए बड़े ध्यान से देखिए आप, क्या बताया इसने? एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। 18% कोई खेल नहीं खेलते। क्या बताया उसने? 18% कोई भी खेल नहीं खेलते। तो खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होगी? तो 18% कोई भी खेल नहीं खेलते, तो इसका मतलब खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? आप बताएंगे सर 82 होगी। कितनी होगी? क्या आपकी समझ में आई? जल्दी से बताइए आप, हाँ या ना। ठीक है, आप बताएंगे सर 45% क्रिकेट खेलते हैं। आप बताएंगे सर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है सर, क्रिकेट है। आप बताएंगे 29% सर हॉकी है, खेलते हैं।
आप बताएंगे सर 48% बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। आप बताएंगे सर 48% बैडमिंटन, यहाँ तक ओके है। तो उसने कहा कि 5% तीनों खेल खेलते हैं, 5% तीनों का कॉलम, ओके। 5% क्या खेलते हैं भाई, तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी, 6% क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन कितने हैं, 27%, ओके। आपको ये बताना है कि बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है सिर्फ केवल, ठीक है। यदि आपने परसेंटेज निकाल ली इसके कि कितने परसेंट लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप देखिए, आपको यहाँ से इतना तो पता है कि भाई 48% तो बैडमिंटन थे, और कॉमन कितने हैं दोनों में, 48 में से 27 जाके कितने बचेंगे, आप बताएंगे कितने बचेंगे सर, 21 बचे। तो आपको ये ढूंढना है कि हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले कॉमन कितने लोग हैं, ये तो ढूंढना है या नहीं, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसे ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, सर इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़ लीजिए और इसे जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए। आप बताएंगे सर जोड़ लीजिए, आप बताएंगे सर 45 29, आप बताएंगे सर 80 80, आप बताएंगे 74 और 48, आप बताएंगे सर 122, कितना आया, 122% है। आप सर देखिए, जो दो खेल खेलते हैं उनको जोड़िए सिर्फ आप बताएंगे 6%, 27%, ओके। आप बताएंगे 6 और 27 कितने आ गए, आप बताएंगे 33, आप इसमें से घटाइए कॉमन, तो आप बताएंगे सर कितने बचते हैं, आप बताएंगे सर 9, और आप बताएंगे सर 11 में से 8, 89%। तो इसका मतलब यहाँ कितने हैं, 89%, और यहाँ कितने हैं 82%। दोनों खेल भाई, सभी खेल खेलने वाले कितने हैं, और यहाँ कितने थे, तो इसका मतलब दोनों खेल खेलने वाले कॉमन कितने हैं इसमें, 7, निकल गया। आई या नहीं समझ में, कहां से आया, क्लियर है। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, 7%। तो ये बताइए 27% आपका क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, और 7% हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो आप बताएंगे सर कितने बचते हैं, 34 48 में 34 गया, आप बताएंगे 14% है सिर्फ। बैडमिंटन खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं, कितने हैं बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने हैं, और उनकी संख्या पूछिए टोटल कितने लोग हैं, आप बताएंगे सर 500 है, और 500 का 14% निकालना है, तो आप बताएंगे 14 पंजे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने लोग हैं ऐसे जो बैडमिंटन खेलते हैं, 70, क्लियर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो आप बताएंगे सर 6 और 27 को जोड़ दीजिए आप 33, इसमें से घटाइए, तो आप बताएंगे सर कितने बचते हैं 13, तो 13% निकाल लेंगे उसका। आपसे अगर हॉकी का पूछा जाए, तो आप बताएंगे सर आप 6 और 7 घटा दीजिए, 6 7 और 5 घटाइए, कॉमन भी तो है ना भाई, कॉमन भी है या नहीं है, ओके है। तो बस ये करना है, क्लियर है। चलिए देखिए, अब आपको एक बात ध्यान से और समझनी है, थोड़ी सी बड़े प्यार से देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर 10% की वृद्धि कर दी, कितने की वृद्धि कर दी, पुनः फिर 10% की वृद्धि कर दी, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या बताया मैंने, पहले एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, फिर कितनी कर दी, 10% की वृद्धि, फिर पूछा जाएगा कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई। क्या बात आपको मेरी समझ में आई। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x प्लस के y प्लस x गुना y और बटे 100। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। यदि आपसे पूछा जाए एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई, बताइए ये वस्तु, इस वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी। क्या पूछा जाए, बताइए इस वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी होगी। तो हमारे पास क्या होगा, कमी प्रतिशत के लिए जब भी आपकी इतनी ही परसेंट वृद्धि हो, मैंने क्या कहा आपसे,
जब आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि x% की वृद्धि है और आपसे बोल दिया जाए x% की ही कमी है, जब वृद्धि और कमी दोनों क्या है समान हो, तो हमेशा क्या होगी आपकी कमी प्रतिशत ही होगी। क्या होगी? तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा बनेगा सर x² बटे 100। क्या फॉर्मूला बनेगा? x² बटे 100। क्लियर है? और जब आपका एक बार वृद्धि बोले और एक बार कमी बोले, देखिए ये कहां से आया x²बटे 100। मैंने कहा कि पहले x% की वृद्धि है सर, फिर x% की कमी है। वृद्धि का मतलब प्लस, कमी का मतलब, और बीच में क्या रखेंगे आप बताएंगे सर, प्लस माइनस गुना में माइनस हो जाएंगे, तो x गुना x/100। हमने इसी फॉर्मूले में वैलिड किया है सर। कमी के लिए हम प्लस लेंगे और कमी के लिए माइनस लेंगे सर, वृद्धि के लिए हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। यहाँ तक ओके है? चलिए, तो आप बताएंगे सर ये इतना है, तो आप बताएंगे सर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप बताएंगे x²बटे 100। तो हमेशा जब सेम वृद्धि हो सेम कमी हो तो हमारे पास क्या आएगी सर? कमी ही आएगी। क्या आएगी? क्या आपकी बात इतनी समझ में आती है भाई? ओके है? चलिए, तो देखिए आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, आप बताएंगे कि आपसे सर पूछा गया एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति टिकट की कीमत भी 10% बढ़ा दी जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आप बताएंगे सर कि आपने अभी आपने एक फॉर्मूला समझा है कि हमारे पास सर 25% की वृद्धि है, और सर कितने परसेंट की वृद्धि है? आप बताएंगे सर 10% की वृद्धि है, प्लस के 25 गुना आप बताएंगे सर 10 और बटे 100। तो आप बताएंगे 10 से 10, 25 और 10 35 और आप बताएंगे 35% प्लस के 2.5%, तो आप बताएंगे 37.5% हमारा करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? 37.5%। क्या क्लियर है? जल्दी से बताइए आरती जी, क्लियर है? चलिए, समझ गए मेरे भाई? बताइए, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो याद रखिए अभी आपको बताया इतने परसेंट ही सेम वृद्धि और सेम ही कमी क्या होगी आपके पास? हमेशा कमी। क्या होगी? आप बताएंगे सर माइनस के 40% बढ़ोतरी है, आप बताएंगे 40% कमी है, माइनस के 40 गुना 40/100। आप बताएंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आप बताएंगे माइनस के 16%। 16% क्या होगी आपकी? क्या क्लियर है? ठीक है, आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं x²/100। ये कमी प्रतिशत ही होगी, हमेशा याद रखिए क्या होगी? कमी प्रतिशत। ओके है या नहीं? चलिए, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 44% तथा दूसरे वर्ष 75% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि का औसत दर क्या है? यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन कराएगा एग्जाम के अंदर। जल्दी से बताइए। 99% वो स्टूडेंट 100 में से कितने इसको गलत करके आएंगे एग्जाम के अंदर? क्या बताया आपको? 100 में से 99% स्टूडेंट एग्जाम के अंदर इसको गलत करके आएंगे, तो इसलिए आपको शुरू में ही बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है? 100 में से 99% स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे चाहे कोई से ग्रुप में डाल दीजिए और पूछ लीजिए। इसका आंसर आने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे और 10 मिनट में भी सही आंसर नहीं आएगा, आप ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो देखिए, तो बताया ना आपको 99% छात्र गलत बताएंगे, 1% ही छात्र इसका सही आंसर देंगे। देखिए, सीख लीजिए मेरे भाई। आप बताएंगे यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले 44%
कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? सुन लीजिए भाई, पहले साल कितनी है आप बताएंगे सर 100 है, तो आप बताएंगे सर पहले साल में 40% की बढ़ोतरी है, आप बताएंगे कितना होगा 144। ठीक है, अगले साल कितने परसेंट की वृद्धि है, तो आप बताएंगे सर 144 का, आप बताएंगे सर 3/4 निकाल लीजिए, 3/75% का मतलब क्या होगा 3/4, 3/4 होगा या नहीं, तो 4 में कितने की बढ़ोतरी है 3 की, तो आप बताएंगे कितना निकालना है सर 7/4, 4 तिया 12 और 4 6 24, तो आप बताएंगे सर 7 से गुना कर लीजिए, 7 6 42, 7 21 और 4 25, कितना आ जाएगा 200, कितना आएगा मेरे भाई 252। आपसे क्या पूछा गया, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या पूछी है, औसत दर, औसत के लिए फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की, आप बताएंगे कितनी वृद्धि है सर, आप बताएंगे सर 152 की, कितने की वृद्धि है सर, कितने साल में हुई है, तो पदों का योग बटे पदों की, क्या आंसर होगा इसका, बताइए आप जल्दी से, क्लियर है या नहीं है, ओके है, चलिए मेरे भाई बढ़िया। यदि हम इसको ऐसा ना करें, इसको फ्रैक्शन से करना हो तो करेंगे कैसे, देख लीजिए, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहां तक ओके है। यदि हम इसको ऐसा नहीं करें तो करेंगे कैसे, तो आप बताएंगे सर कि सर 44% का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे 11/25, कितना 11/25, 40% का मतलब मेरे भाई 4 से, आप बताएंगे सर 25, 25 से मेरे भाई 11 की वृद्धि है, तो आप बताएंगे सर कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, ओके है। पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था 25 और 25 से कितना हो गया 36, यहां तक ओके। फिर आप बताएंगे 75% का मतलब क्या है, आप बताएंगे सर 3/4, कितना होगा सर, 4 में 3 की वृद्धि है, कितना होगा सर 7। देखिए कितना था इस वस्तु का मूल्य 100, कितना था, इसका कितना आया, आप बताएंगे सर 252, 2 साल में कितने की बढ़ोतरी है, आप बताएंगे सर 200, 100 से 252 हो गए सर कितने की, आप बताएंगे सर 152, और 2 साल पदों का योग बटे पदों की, तो आपका आंसर क्या होगा, ओके है या नहीं है भाई, जल्दी से बताइए, आप क्लियर है सावन बाबू, चलिए सैंदर भाई ठीक है, चलिए चलिए बताइए क्या आंसर है। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², क्या होता है, तो इसका मतलब r² का मतलब है त्रिज्या 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो इसका मतलब कितने परसेंट है, आप बताएंगे सर 15, 15 को कितनी बार लेंगे सर 2 बार, तो 2 बार आप इसमें रखिए, तो आप बताएंगे सर 15 प्लस के 15 प्लस के 15 गुना 15 और बटे 100, 15 15 30, 225, आप बताएंगे 30% प्लस के आप बताएंगे 2.25%, तो आप बताएंगे कितना होगा सर 32.25%, क्या आंसर होगा आपका। जब भी आपके सामने त्रिज्या आ जाए, क्या आ जाए, यदि आपसे आयतन पूछता, क्या पूछता, तो आयतन में भुजा लेंगे हम 3 बार, कितनी बार लेंगे भाई, और क्षेत्रफल में आप लेंगे भुजा 2 बार, ओके। चलिए आप बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए, बता दीजिए। यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है लेकिन खपत में x% की कमी आई, कुल खर्च में 20.25 की कमी आई है, यदि प्रति व्यय और उपभोक्ता दोनों में x/3% की वृद्धि होगी तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें।
आप बताएं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कुछ समझ में आया आपके? सीख जाएंगे आप, अभी सीखेंगे। पता है ना, जहाँ बच्चे सोचते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है, उसके आगे क्या है? एग्जामिनर है, वो बैठा है आपके सामने। देखिए पूछा या नहीं पूछा आपका? पूछ लिया आपका 2021 के अंदर। जहां बच्चे की सोच खत्म, वहां एग्जामिनर की सोच शुरू। जब जाके मेरे भाई आप देखेंगे ग्रुप डी के अंदर 2.5 करोड़ आवेदन हैं, लगभग कितने हैं? और मात्र भर्ती कितनी है? लगभग बहुत ही कम भर्ती हैं। तो आप सोचिए 2.5 करोड़ बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाएगा? 32,000 के आसपास है ग्रुप डी के अंदर। अब ये देख लीजिए कि इतने बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जब भी तो बच्चा बाहर आएगा, आएगा या नहीं? और क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बताइए, कुछ समझ में आया आपकी? तो आप बताएंगे, देखिए आप सीखिए। अभी आपको बताया x% की वृद्धि, x% की कमी, क्या होगी आपके पास? क्या सिखाया आपको अभी? हमेशा कमी प्रतिशत ही होगी। क्या बताएंगे आप? तो आपको बताया सर x² बटे 100, यही तो बताया। जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे सर हमारे पास इतनी कमी है, और कमी कितनी है? आप बताएंगे 20.25%। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। और ये प्रतिशत कमी है, यही तो बताया था अभी आपको, x² बटे 100। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, आप बताएंगे पॉइंट हटा दिया सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप बताएंगे x² बराबर कितना है? 20/25। आप बताएंगे सर किसका वर्गमूल है? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो x का मान निकल गया, अरे निकल गया। तो उसने कहा आपसे x/3, x का मान 45 है, x/3 का मान कितना होगा? कितना होगा? तो उसने कहा यदि व्यय और उपभोक्ता यानी कि दोनों में, पहले खर्च में भी और क्या नाम है कमाने में भी, दोनों में वृद्धि कह रहा है, कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो आप बताइए सर 15% यहाँ है, 15% यहाँ है, 2 बार बोला। तो आप बताइए क्या आंसर बनेगा 15-15 का? था आसान? सिर्फ क्या है? लॉजिक। सिर्फ क्या है? लॉजिक। जिसने बच्चे ने लॉजिक समझा वो निकल गया भाई। ओके है? क्लियर है या नहीं? ओके है? चलो आगे बताइए। इसका आंसर बगैर कॉपी पेन के देना आपको, मात्र 2 सेकंड के अंदर, बगैर कॉपी और बगैर पेन के। जल्दी से बताइए। एक आयत की लंबाई 70% कम हो जाती है और चौड़ाई 70% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। तो आप बताएंगे सर आपने अभी बताया है इतने % वृद्धि सेम कमी, क्या होगी सर? कमी होगी। फॉर्मूला क्या? x² बटे 100। तो यानी कि 17 का इसका 289 बटे 100। आप बताएंगे सर कितने % है? अच्छा सी, ये आपका आंसर। डिस्क्रीज का मतलब है घटना, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना। क्लियर है यहां तक? तो आपका आंसर क्या है? चलिए बताइए आप इसका आंसर जल्दी से। यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है और आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये बताना आपको। बताइए। तो आप बताएंगे सर 13% वृद्धि है और 8% कमी है। आप बताएंगे सर 13 माइनस के 8 माइनस के, आप बताएंगे 13 गुना 8 और बटे 100। तो आप बताएंगे सर 13 में से 8 गए, आप बताएंगे सर 5 माइनस के 13 टेक 104। आप बताएंगे 1.5। यही तो है आपका। घटा लीजिए, आप बताएंगे सर क्या आंसर आ गया? 3.96%। ओके है? चलिए बताइए आप जल्दी से इसका आंसर। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी का प्रतिशत बताइए। आयत की प्रत्येक भुजा में
प्रत्येक भुजा में, आयत के अंदर कितनी भुजा, लंबाई और दोनों में क्या है मेरे भाई, कमी है। तो आप बताएंगे सर कमी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, कमी। कमी कमी के लिए आप बताएंगे सर फॉर्मूला यूज करिए। आप बताएंगे सर कमी कमी है, तो आप बताएंगे -11, -11, माइनस माइनस गुना में क्या होगा, प्लस होगा। तो आप बताएंगे सर 11 गुना 11 और बटे 100। आप बताएंगे सर -22 है और प्लस के आप बताएंगे 1.21, यही तो है आपका। तो आप देखिए इसमें से इसको घटाइए, आप बताएंगे क्या होगा आपका, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा, 20 पॉइंट। अरे भाई 22 में से एक जाके 21 बचा और पॉइंट 21 भी घटाना है, तो 21 में से पॉइंट 21 गया, तो आप बताएंगे सर कितना आ जाएगा, 20.79। क्लियर है या नहीं, चलिए बताइए आप इसके बाद क्या आंसर होगा। यदि किसी वर्ग का प्रत्येक पक्ष 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आपको देखिए सेम है, वर्ग, वर्ग में कितनी भुजा, लंबाई चौड़ाई सेम होंगी। तो आप बताएंगे सर जल्दी से बताइए, -17 -17 माइनस के माइनस माइनस प्लस 17 गुना 17 और बटे 100। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आप बताएंगे -17 आप बताएंगे 34 प्लस के आप बताएंगे 289। घटाइए आप इसको, कितना आया आपका, 31 पॉइंट आंसर। क्लियर है या नहीं, चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है आपका, जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि है, तो आप बताएंगे 22 प्लस के 22 गुना 22 और बटे 100। आप बताएंगे 22 और 22 44 प्लस के 4.48। तो आपका क्या आंसर होगा, 48 पॉइंट, क्या आंसर होगा 48.84। ओके, चलिए मेरे भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो आप जल्दी से बताइए आपको क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारी 3 क्लासें नहीं देखी तो आप जल्दी से जेडी कैंपस पे जाइए और तीनों क्लासों को देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं इस बार रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेना तो यकीन मानिए जेडी कैंपस क्लासेस से आपको निश्चित तौर से सफलता की प्राप्ति होगी। और आप सभी क्लासें नोट्स बनाइए और अच्छे से देखिए इन्हें। ओके दोस्तों, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। ओके दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।